हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते किसे हैं और ये काम कैसे करता है। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जब भी इकोनॉमी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में कुछ इंक्रीज होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका असर नेशनल इनकम पे होता है वो उससे कहीं ज्यादा होता है। यानी कि अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए नया इन्वेस्ट किया जाए तो उस इन्वेस्टमेंट के वजह से नेशनल इनकम 100 करोड़ से नहीं बढ़ती है, बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ती है। वो चाहे तो 200 करोड़ हो सकती है, 300 करोड़ हो सकती है, या कि 400 करोड़ हो सकती है, या कि 500 करोड़ भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें इसी चीज को मेजर करने में मदद करता है कि अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका कितना गुना ज्यादा प्रभाव कंट्री के नेशनल इनकम पे पड़ता है। तो मान लिया जाए कि अगर इकोनॉमी में किसी कम्युनिटी, छोटे कम्युनिटी में या किसी इकोनॉमी में 50 करोड़ की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती है पब्लिक सेक्टर में, तो उस 50 करोड़ के वजह से हो सकता है कि शायद उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम 300 करोड़ से बढ़ जाए। तो ये भी हो सकता है 200 करोड़ भी बढ़ जाए। तो ये जो 200 से 300 से करोड़ की वृद्धि हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसको मेजर करने में मदद करता है कि वो कितने गुना बढ़ेगी। और अगर एक फॉर्मूला निकल आए कि हमें पता हो या मोटे तौर पे ये अंदाजा हो कि ये इनकम, नेशनल इनकम में वृद्धि जो है वो कितनी हो सकती है, कितनी गुना हो सकती है, तो इससे हमें नेशनल इनकम के मेजरमेंट में एक अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कितना गुना वो बढ़ सकती है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसी हिसाब से पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में पॉलिसीज बना सकती है। तो अगर हम मान लिया जाए कि 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और उसके वजह से इकोनॉमी में नेशनल इनकम 300 करोड़ से बढ़ जाती है, तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे 6 होती है, 300 डिवाइडेड बाई 50। लेकिन ये 300 डिवाइडेड बाई 50 कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसे चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि अभी आपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि 50 करोड़ बढ़ने से नेशनल इनकम में 300 करोड़ की वृद्धि हो गई। तो ये जो वृद्धि है, ये 6 गुना वृद्धि हुई। तो इस वजह से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे नेशनल इनकम में कुछ कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है, यानी नेशनल इनकम में ऐड हुआ है, फर्दर कुछ एडिशन हुई है। तो इस वजह से हम एक सीधा साधा फॉर्मूला इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, जिसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल सकती है। वो कैसे निकल सकती है? जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से एडिशनल नेशनल इनकम में एडिशन हो रही है, उसको हम दोनों का रेशियो लेते हैं। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को k से शो करें तो k विल बी इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई। यहाँ पे डेल्टा y क्या है? डेल्टा y चेंज इन इनकम है, चेंज इन नेशनल इनकम, और डेल्टा आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर मान लिया जाए कि 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से नेशनल इनकम में 300 करोड़ का चेंज आता है, तो k यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे होगी k इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई, और इसे हम 300 बाई 50 करेंगे तो ये 6 आता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है। इसी को और अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए देखिए होता क्या है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट होता है, मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ने कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है, तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो ये जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, मान लिया जाए कि जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की इनकम बढ़ेगी, तो जो मटेरियल सप्लायर्स हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी। अब जो इन लोगों की इनकम बढ़ती है तो उसमें क्या होता है? वो कुछ खर्च करते हैं अपने ऊपर,
उनका कंजम्पशन डिमांड होता है, तो जो कंजम्पशन डिमांड के वजह से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ती है। तो उसके वजह से वो कंजम्पशन डिमांड किस सेक्टर पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाता है, रिटेल के सेक्टर में, कंज्यूमर गुड्स के लिए या सर्विस इंडस्ट्रीज में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो उनका खर्च होता है, उसके वजह से फिर से दूसरे लोगों का इनकम होता है, और वो जो इनकम होता है वो उनके द्वारा फिर से खर्च किया जाता है, और जो उनके द्वारा फिर से खर्च किया जाता है तो वो किसी तीसरे व्यक्ति का इनकम होता है। तो ये क्या होता है, ये एक सिलसिला चलता रहता है। तो जो सिलसिला शुरू हुआ गवर्नमेंट के द्वारा रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट से, और उसके मार्फत जो वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की इनकम में वृद्धि हुई, उनके द्वारा जो खर्च किया गया, और फिर जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो उन इनकम हो रही है वो खर्च किया जा रहा है, उसके वजह से इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है, और वो फिर इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके कई गुना ज्यादा उसका प्रभाव नेशनल इनकम पे डालती है। तो यहाँ पर ये जो समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति का खर्च जो है वो दूसरे व्यक्ति का इनकम हो जाता है, और जो दूसरे व्यक्ति का इनकम है वो फिर से दूसरे व्यक्ति खर्च करता है, तो जो वो खर्च उसके द्वारा होता है वो तीसरे व्यक्ति का इनकम हो जाता है। अब तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है, तो वो तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है वो चौथे व्यक्ति का इनकम हो जाएगा, वो चौथा व्यक्ति फिर खर्च करेगा तो वो पांचवें व्यक्ति का इनकम होगा। तो इस तरीके से वो सिलसिला बिल्कुल आगे चलता जाता है, और ये जो आगे चलता जाता है तो उससे क्या होता है कि वो मनी जो है इन्वेस्ट जो किया गया था इनिशियल, वो मल्टीप्लाई होती जाती है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लायर काम करता है। आपको याद होगा कि एक मल्टीप्लायर हमने उस समय भी देखा था जब हम मनी क्रिएशन की बात कर रहे थे कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, कि मनी कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से मनी क्रिएट करती है। तो उस समय भी आपने देखा था कि यही सिमिलर चीज हुई थी, सिमिलर फेनोमेना वहां पर भी नजर आया था कि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके लिए एक बैंक एक डिपॉजिट खोल देता है, उसमें पैसे जमा होते हैं, फिर वो उसमें से कुछ पैसे खर्च करता है, कुछ पैसे अकाउंट में रह जाते हैं, और फिर वहां से जो अकाउंट में रह जाते हैं तो उसके बेसिस पे उसका बैंक एक रिजर्व रख करके उसी पैसे से फिर दूसरे को लोन देता है, फिर तीसरे को लोन देता है, फिर चौथे को लोन देता है, और इस तरीके से इकोनॉमी में मनी क्रिएट होते रहती है। तो वहां पर भी एक मल्टीप्लायर काम कर रही थी। वहां पर भी हमने देखा था कि एक फॉर्मूला निकाला था कि वो मनी एक लोन के वजह से कितनी और एडिशनल मनी क्रिएट हो सकती है इकोनॉमी में। उसी तरीके से ये भी मल्टीप्लायर सिमिलर फेनोमेना पे काम करता है कि एक व्यक्ति का इनकम फिर वो दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति का इनकम और उसके द्वारा किया जाने वाले खर्च दूसरे व्यक्ति का इनकम बनेगा, और उसके द्वारा खर्च किया जाएगा जो कि तीसरे व्यक्ति का इनकम बनेगा। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति का इनकम होता है और उसके द्वारा कुछ खर्च किया जाता है। तो जब इनकम और एक्सपेंडिचर की बात आती है तो यहाँ पर क्या आती है चीज निकल करके मोटे तौर पे आ जाती है, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यानी कि हमारा जो इनकम होगा और उसमें से जो हम हिस्सा खर्च करेंगे वो किससे डिटरमिन होगा, वो हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डिटरमिन होगा। यानी हमारा कितना डिजायर है, हमारा कितना इंटेंशन है कंज्यूम करने का, हमारे इनकम में से कितना हिस्सा हम खर्च करने का इंटेंशन रखते हैं, डिजायर रखते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिटरमिन करने में मदद करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिस पे डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अभी हम पिछला ही एग्जांपल लेते हैं रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का फिर से एक बार। तो मान लिया जाए कि किसी वर्कर का 100 रुपए का इनकम होता है डेली का, और उस 100 रुपए में से वो 70 रुपए खर्च करता है। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम परसेंटेज के वैल्यू में कितनी हो रही है, 70% हो रही है। यानी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने इनकम का 70% हिस्सा खर्च कर देता है, और तो इसका मतलब है कि वो कितना सेव कर रहा है, वो अपने इनकम का 30% हिस्सा सेव कर रहा है। यानी 100 रुपए में से वो 30 रुपए सेव कर रहा है और 70 रुपए खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर एक जो दूसरा फॉर्मूला निकल करके आता है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए, तो वो क्या है, उसे हम फिर इनवर्स रिलेशनशिप में शो करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में।
और तो वो उसे कैसे लिखेंगे, फिर मार्जिनल ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो बराबर होगी 1/1 माइनस MPC के, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो वो कैसे करेंगे, इसे हम शो करेंगे 1/1 माइनस MPC, यानी 1/1 माइनस 0.7, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, यानी 1 माइनस 0.7 विल बी इक्वल टू 0.3, तो 1/0.3 इज इक्वल टू 3.33। तो ये 3.33 जो है ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है। तो अभी आपने देखा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए तो एक फॉर्मूला था कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और दूसरा फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC, या 1/1 माइनस MPC। तो ये भी करके अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू है तो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे फिर से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक टेबल के द्वारा। जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कंस्ट्रक्शन वर्कर का, या जो मैंने एक बताया कि एक व्यक्ति का इनकम दूसरे और उसके द्वारा किया जाने वाला खर्च जो है वो दूसरे व्यक्ति का इनकम हो जाता है, और उसके द्वारा जो किया जाने वाला खर्च वो तीसरे व्यक्ति का इनकम हो जाता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो मैंने रखा है कि अगर गवर्नमेंट मान लिया जाए कि इन्वेस्ट करती है 100 करोड़ में किसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में, तो उसका फर्टिलाइजर फैक्ट्री में 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, एम्प्लॉयज के जो है वो इनकम में कन्वर्ट होगी, जो एम्प्लॉयज की इनकम होगी वो उसमें से वो फिर वो आगे खर्च करेंगे। तो मान लिया जाए कि अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट करती है तो टू सेक्टर इकोनॉमी में फर्म और हाउस होल्ड्स के बीच में ये हमें पता होता है कि जो एडिशनल इनकम, जो भी इनकम होती है, वो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम में चेंज होती है। तो जो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा इस न्यू इन्वेस्टमेंट का, 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, कि इनकम ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो इंगेज जो होंगे इस फैक्ट्री में, उनकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ जाएगी। तो मान लिया जाए कि अगर उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 75%, यानी 3/4 ऑफ देयर इनकम, सो दे विल स्पेंड 75 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़। वो 100 करोड़ में से 75 करोड़ खर्च करेंगे, 3/4 ऑफ 100, है ना। तो क्या चीज पे खर्च करेंगे, कंजम्पशन गुड्स पे खर्च करेंगे। अब क्या होगा, ये जो कंजम्पशन गुड्स जिसपे कंस्ट्रक्शन वर्क ये फैक्ट्री के एम्प्लॉयज ने खर्च किया, तो जो कंजम्पशन गुड्स के जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी इनकम जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी 75 करोड़ से। जितना खर्च हो रहा है वो उनकी इनकम हो रही है। सो अगर वहां पर भी उनके प्रोड्यूसर्स का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू अगर 75% है, यानी कि 3/4 ऑफ देयर इनकम है, तो वो क्या करेंगे, कितना खर्च करेंगे इस एडिशनल इन्वेस्ट जो इनकम होगी उनके 75 करोड़ की, 75 करोड़ का 75%, यानी 3/4 ऑफ दी 75 करोड़। तो वो कितना आता है, वो 56.25 करोड़ निकल करके आता है। तो ये 56.25 करोड़ फिर आगे खर्च हो जाता है। अब ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, वो हर बार जो है 3/4 उसका खर्च होता जाएगा। तो इस तरीके से ये इनकम जो है वो आगे आगे चल करके मल्टीप्लाई होते रहती है। तो आइए इसे एक टेबल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फाइनली कहां तक चला जा करके नेशनल इनकम में कितनी वृद्धि करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया फर्टिलाइजर फैक्ट्री में, और फिर वहां के लोगों की इनकम जो वहां पे वर्कर्स हैं उनकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ गई, और फिर उनका चूंकि 75% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी कि 3/4 ऑफ देयर इनकम, तो 100 करोड़ का 3/4 हिस्सा 3/4 ऑफ 100 करोड़ वो आगे इन्वेस्ट करेंगे, सब जो कि 75 करोड़ हो गई। तो ये राउंड 1 में हो गया, ये इनिशियल है। अब ये राउंड 2 में, यानी जो कंजम्पशन गुड्स पे उन्होंने खर्च किया, वो कंजम्पशन गुड्स के प्रोड्यूसर्स की इनकम हो गई है 75 करोड़। अब इस 75 करोड़ से वो फिर 75%, यानी 3/4 ऑफ देयर इनकम वो आगे खर्च करते हैं, वो 56.25 करोड़ आता है। अब ये राउंड 3 में जो 56.25 करोड़ जिनकी भी इनकम होगी, जिन लोगों की,
वो भी फिर आगे खर्च करेंगे। उनका भी अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 75% है तो वो भी 3/4 ऑफ दिस इनकम वो खर्च करेंगे, तो ये 42.19 हो जाता है। फिर ये आगे जिन लोगों की इनकम होगी 42.19, वो आगे 75% इसका खर्च करेंगे, यानी 3/4 ऑफ दिस 42.19, इसकी वैल्यू आ रही है 331.64। तो इस तरीके से आगे चलता चलता चला जाता है। तो लास्ट राउंड में क्या होता है कि ये जो है 500 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो 100 करोड़ का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उससे इनकम में, नेशनल इनकम में 500 करोड़ की वृद्धि हुई। तो यानी कि 100 का 500 करोड़ हो गया, तो यानी यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू जो निकल करके आ रही है वो 5 टाइम्स निकल करके आ रही है। अब इसी एग्जाम्पल को हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए ग्राफ देखते हैं। अभी पिछले वीडियो में जो इक्विलिब्रियम आउटपुट पे वीडियो आपने देखी थी, उस वीडियो में आपने देखा था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम किस तरीके से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमिन करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमिन होती है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किया है करोड़्स में, और वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट शो की गई है। तो जैसा पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड हो रही थी पॉइंट ई पे, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व के बीच में इंटरसेक्शन ई पे हो रहा था, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इक्वल है, उसके उस समय इनकम थी 300 करोड़। तो जब 300 करोड़ इनकम है तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर हैं ई पे, और इस वजह से इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम वहां पे 300 करोड़ पे थी। अब मान लिया जाए कि 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है वो आई से उठ करके I1 पे चला जाएगा, और जो सेविंग का कर्व है वो उसे इन्वेस्टमेंट के कर्व को E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो E1 पॉइंट पे हो रही है। इसका मतलब है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अब नए पॉइंट E1 पे बराबर हो रहे हैं। तो वहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम डिसाइड होगी। तो वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो 340 पे आता है, यानी नई जो नेशनल इनकम है वो 300 करोड़ से बढ़ करके 340 करोड़ पे आ गई है। तो क्या हुआ, हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गया 10 करोड़ से, लेकिन उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज नेशनल इनकम में 40 करोड़ की होती है। तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम, नेशनल इनकम, वो 300 करोड़ से बढ़ करके 340 करोड़ पे आ जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है लेकिन कई गुना ज्यादा नेशनल इनकम में वृद्धि होती है। तो ये ग्राफ के द्वारा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो ये ग्राफ और इसके पहले जो टेबल था, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, वो कैसे काम करता है, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। आगे के वीडियो में हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पे बात करेंगे। थैंक यू।